Today morning, we have discussed the first part of this chapter, that is the return. So, when to file the return, what are the various types of the return that we have discussed. Okay, normal return, return of loss, belated return, defective return, updated return, and tax return preparers. These topics we have discussed in the morning. Now, once you file the return, अपने इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास आपने रिटर्न फाइल कर दिया. Once you file the return, so after filing of your return, income tax department checks the correctness of your return. Okay, so there are various stages or various various methods in which they do the correctness of your, or they check the correctness of your return. So checking that is known as assessment. Okay, so there are various kind of assessment, but mainly there are four kind of assessment that is being conducted by the income tax department or the assessing officer, the officer to whom the return is allotted, that you are supposed to check that return. The person who is checking your return is known as assessing officer. Okay, so whenever assessing officer is assessing the assessment, doing the assessment, there are various methods are used. Okay, so based on that, type of the assessment are identified. So कौन सी कैसा assessment वो करता है, उसके ग्राउंड पे असेसमेंट का टाइप डिसाइड होता है. ओके, तो सी लेट अस स्टार्ट विद द various assessment under the income tax law. So here it is mentioned that every taxpayer must furnish the details of his income to the income tax department. Can you see the screen? Hello. Yes, sir. Okay, so every taxpayer must furnish the return of income to the department, and the details furnished by filling up the return of income. तो हर एक असेसी को डिटेल देना पड़ता है. वो डिटेल कैसे देगा? तो बाय फाइलिंग द रिटर्न. Once the return of income is filed up by the taxpayer, the next step is processing of the return of income by the income tax department. मतलब आपने जो रिटर्न फाइल किया उसको प्रोसेस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, उसको चेक करेंगे. ये प्रोसेस में क्या करते हैं? तो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जामाइंस द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर इट्स करेक्टनेस. ओके, तो वो एग्जामाइन करेंगे भाई आपने जो भी, क्योंकि देयर इज अ सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर. आप अपने आप इनकम कैलकुलेट करते हो, अपने आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो, या तो फिर आप कोई प्रोफेशनल के थ्रू करवाते हो. बट सी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नहीं आता जब आप रिटर्न फाइल करते हो. आप तो सेल्फ असेसमेंट करते हो. वो लोग करेक्टनेस चेक करेंगे, वो करेक्टनेस चेक करेगा. तो सी, द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कॉल्ड असेसमेंट. तो वो जो आपका रिटर्न चेक करते हैं, तो चेक करने का ही जो प्रोसेस है उसको ही क्या कहते हैं? अभी इट इज कॉल्ड एज असेसमेंट. असेसमेंट इंक्लूड्स द रीअसेसमेंट एंड बेस जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144. मतलब देयर आर वेरियस काइंड ऑफ असेसमेंट. इसमें बोला है कि बेस जजमेंट असेसमेंट को भी असेसमेंट कहते हैं और रीअसेसमेंट को भी असेसमेंट कहते हैं. मतलब अपना आपका एक बार असेसमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट जाता है और फिर से रीओपन करके असेसमेंट करते हैं, दैट इज अ रीअसेसमेंट. या तो फिर आपने कुछ रिटर्न फाइल ही नहीं किया और उन्होंने अपने पास जो रिकॉर्ड, जो डेटा कलेक्ट किया आपका, उसके बेस पे असेसमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस जजमेंट असेसमेंट, दैट आई हैव डिस्कस विद इन द मॉर्निंग आल्सो. तो सी, ये सभी टाइप के असेसमेंट है. बट सी, द मेनली देयर आर फोर टाइप ऑफ असेसमेंट. सी, अंडर द इनकम टैक्स लॉ देयर आर फोर मेजर असेसमेंट एज गिवन बिलो. मेनली चार टाइप के असेसमेंट है और वो ही चार टाइप ऑफ असेसमेंट हमें आज डिस्कस करना है. असेसमेंट नंबर 1, दैट इज असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1. देखो ये चार सेक्शन आपको याद रखना कभी भी, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर तो इनकम टैक्स एक्ट बदल जाने वाला है. लेकिन नोटिस में आपको आती है ना, तो उसमें सेक्शन लिखा होता है कि यू हैव योर असेसमेंट इज कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 143(1), 143(3), 144 एंड 147. आपको पता चलेगा आपका असेसमेंट कौन से टाइप का है.
see, assessment under section 143 subsection 1, that is known as summary assessment. सेकेंड असेसमेंट, इसमें असेसी को बुलाते नहीं, उससे कुछ मांगते नहीं है, सिर्फ असेसी का रिटर्न उसने फाइल किया, उसको बुलाए बिना उसका जो पहला प्राइमरी असेस चेकिंग होता है, दैट इज नोन एज अ समरी असेसमेंट. सेकेंड असेसमेंट इज स्क्रूटिनी असेसमेंट. स्क्रूटिनी असेसमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगता है कि आपने ये इनकम बताई है तो इसका प्रूफ हो, आपने एक्सपेंस क्लेम किया तो उसका प्रूफ हो, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनी असेसमेंट. अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो उन लोगों के पास जो डेटा है, उन्होंने जो कलेक्ट किया मार्केट से और बेस्ड ऑन योर पास्ट इंफॉर्मेशन, वो लोग खुद असेसमेंट कर देते हैं. दैट इज नोन एज अ बेस जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144. और लास्ट असेसमेंट क्या है कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. मतलब आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है आपने कोई इनकम छुपाई है. भले असेसमेंट पहली बार खत्म हो गया, उसके बाद कुछ सालों के बाद भी उन इनकम टैक्स को राइट है अथॉरिटी को, तो आपका फिर से असेसमेंट ओपन करते हैं. दैट इज नोन एज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. देयर आर मेनली 4. देखो, पहला होता है समरी. उसके अंदर आपको बुलाया नहीं जाता, आपका रिटर्न में से ही डेटा देख के उसकी करेक्टनेस चेक करते हैं, दैट इज अ समरी असेसमेंट. स्क्रूटिनी असेसमेंट में आपको बुलाया जाएगा, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, दैट इज अ स्क्रूटिनी. बेस जजमेंट में कब होता है कि आपको पहले बोला जाता है कि भाई रिटर्न फाइल करो, आपने नहीं फाइल किया तो उन लोगों के पास जो रिकॉर्ड्स है आपका, उसके आधार पे असेसमेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस जजमेंट असेसमेंट. और आपने कोई इनकम छुपाई है और कितने सालों के बाद उसको वापस से आपकी फाइल ओपन करके उनको डाउट जाता है कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपने छुपाया, उस पर टैक्स नहीं पे किया पिछले साल का, पिछले कुछ सालों का, तो दे कैन रीओपन द असेसमेंट एंड दे डू द असेसमेंट कि आपकी जो एस्केप की गई इनकम है उसको असेस करते हैं. दैट इज नोन एज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. ओके, तो लेट अस डिस्कस दिस असेसमेंट वन बाय वन. The first kind of assessment is summary assessment. देखो, summary assessment जैसे आप रिटर्न फाइल करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो अरिथमेटिकल करेक्टनेस चेक करते हैं. अभी तो क्या है, सब ऑनलाइन और एआई वाला है, तो अरिथमेटिकल मतलब टोटलिंग मिस्टेक और ये सब तो होता नहीं, पहले होता था जब ऑफलाइन करते थे तो वो सब चेक करते हैं. फिर अगर आपने कोई मतलब कोई आपने ऐसी चीज क्लेम कर ली है जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, लाइक सपोज आप जॉब करते नहीं हो और 80CCD2 का एग्जम्पशन क्लेम किया है कि भाई मैंने पेंशन फंड में डिपॉजिट किया है, तो पेंशन फंड में तो जो जॉब करता है वो डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है. या तो फिर आपने पिछले साल का रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया था और आपने इस साल उसके लॉसेस यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिए साल में, तो ऐसा कोई गलती किया जो प्राइमा पे से दिख जाए, ऐसी गलतियों को चेक करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है समरी असेसमेंट. तो देखो क्या किया जाता है कि असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इज अ प्राइमरी चेकिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम. ठीक है, तो यहाँ आपका रिटर्न ऑफ इनकम का प्राइमरी चेकिंग हो. एट दिस स्टेज नो डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज कैरिड आउट. એટલે બહુ ડિટેલમાં એનું નહીં જોવામાં આવે, ઉપર છેલ્લું જોવામાં આવે કે ભાઈ તમે અમુક વસ્તુ કરેક્ટ જે હોવી જોઈએ એ છે કે નહીં, और ये लेवल पे असेसमेंट होता है, उसको स्क्रूटिनी समरी असेसमेंट कहा जाता है. एट दिस स्टेज टोटल इनकम और टोटल लॉस इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट. मतलब देखो यहाँ ये सब एडजस्टमेंट करते हैं कि अगर आपने एनी अरिथमेटिकल आपने कोई एरर की है, टोटलिंग मिस्टेक या राउंडिंग अप की मिस्टेक, तो ऐसी अरिथमेटिकल एरर को वो लोग रिवाइज कर देते हैं, चेंज करते हैं. ठीक है, अगर आपने इनकरेक्ट क्लेम किया है, like see if the incorrect claim is apparent from the information in the return, okay, सीधा ही दिख रहा है कि भाई इसने कुछ इनकरेक्ट क्लेम किया है, लाइक कोई चीज ऐसी है जो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी आपने वैसा डिडक्शन क्लेम कर लिया है. अब इंडिविजुअल हो और जो कंपनी को मिलता है ऐसा डिडक्शन क्लेम कर लिया है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर अलाउड एज अ डिडक्शन टू द कंपनी एंड यू हैव क्लेम द डिडक्शन. सो ऐसी कोई ઇનકરેક્ટ ક્લેમ આપણે કરી દિયા है कि भाई જેનું ડિડક્શન ના મળતું એવું ડિડક્શન તમે લઈ લીધું હોય. પછી disallowance of any claim. So if return of the previous year, देखो, for the set off of loss is claimed was furnished beyond the due date specified under section 139 subsection 1, जो आज सुबह में ही पढ़ाया था मैंने.
कि आपने रिटर्न लास्ट ईयर का टाइम पे नहीं फाइल किया था और इस बार आपने लॉस सेट ऑफ करने की कोशिश की है, या तो फिर disallowance of the expenditure indicated in the audit report but taken into account in computing the income. તમારો ઓડિટ રિપોર્ટ એવું કહે છે કે આ ઇન્કમ આ એક્સપેન્સ એનું ડિડક્શન ના મળે, તો તમે રિટર્ન ઓફ ઇન્કમ ની અંદર એવું કર્યું છે કે યુ હેવ ક્લેમ ધ ડિડક્શન. या तो फिर ये जो सेक्शंस है 80 10A 10 80 आई 2 80 आई, देखो इसके अंदर क्या है कि ये इसका डिडक्शन तभी मिलता है आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया, आपने रिटर्न टाइम पे ही नहीं फाइल किया है और यू हैव क्लेम द डिडक्शन. या तो फिर आपका जो एडिशनल इनकम अपीयरिंग, सपोज आपका 26 AS होता है, फॉर्म 16 होता है, उसके अंदर इनकम दिखा रहा है, अभी तो 26 AS ऑनलाइन दिखता है, लोगों ने जो TDS आपके पेमेंट में से काटा है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि मेरा कितना TDS उधर क्रेडिट हुआ है? तो वो सब 26 AS में दिखता है, और 26 AS बता रहा है कि आपको इतनी इनकम हुई है और इसमें से इतना TDS कटा है, और आपने वो इनकम रिटर्न में दिखा ही नहीं. उनको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये सब चीजें जो प्राइमरी दिखनी चाहिए ये नहीं दिख रही है. तो कोई इनकम टैक्सेबल है 26 AS में दिखा रही है और आपने रिटर्न में नहीं दिखाई, कोई लॉस ऐसा है जो रिटर्न फाइलिंग टाइम पे किया है तो ही मिलता है और आपने रिटर्न फाइलिंग लेट किया है और आपने वो लॉस क्लेम किया है, वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की है, कोई एरिथमेटिकल मिस्टेक की है, या तो कोई इनकरेक्ट क्लेम कर लिया है, तो ऐसी सब सिचुएशन में मतलब ऐसी सब चीजें वो प्राइमरी चेक करते हैं कि ऐसा कुछ आपने नहीं किया है, वो चेक करते हैं, और किया है तो उसको वहां पे ही करेक्ट कर देंगे. रिटर्न मतलब डिडक्शन नहीं मिलता है तो डिडक्शन को हटा देंगे, ठीक है. लॉस सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो सेट ऑफ नहीं करने देंगे, तो वो हटा देंगे और वो करके असेसमेंट करेंगे. लेकिन देखो ये लोग जब एडजस्टमेंट करते हैं आपके रिटर्न में, वो डायरेक्टली नहीं कर देंगे, एक बार आपको इंटीमेट करेंगे. देखो, however such adjustment shall not be made unless the intimation given to the assessee of such adjustment. मतलब ये सब आपका कोई अरिथमेटिकल करेक्शन करना है, या तो फिर आपने जो एक लॉस क्लेम किया है, एक्सपेंस क्लेम किया है, उसका डिडक्शन वो लोग नहीं देना चाहते, वो डायरेक्ट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, आपके रिटर्न में चेंज नहीं करेंगे, पहले आपको इंटीमेशन देंगे. ओके, इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब ईमेल से ही जनरली आपको इंटीमेशन दिया जाता है. फर्दर response received from the assessee shall be considered before making the adjustment. मतलब आपको पूछा जाता है कि भाई ये लॉस आपने क्लेम किया है, उसको डिसअलाउ क्यों ना किया जाए और इसको अलाउ क्यों किया जाए. आपको रिस्पॉन्स पूछा जाता है कि भाई यू आर नॉट salaried person and you claim the deduction under section 80 CCD2. ओके, या तो फिर आपको बोला जाएगा कि you are not a company and you have claimed the deduction for the preliminary expenses. तो ऐसा तो give the clarification. सपोज आपको पता है गलत ही है तो you will not give the response, और अगर दोगे तो आप बोलोगे you make the adjustment. तो या तो आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तो अगर आपने रिस्पॉन्स दिया है तो भी इनकी फेवर में ही देना पड़ेगा कि भाई ये कैसे भाई मैथमेटिकल एरर है, तो मैं कैसे वो कि यू कंसीडर द करेक्ट द मैथमेटिकल एरर. तो ऐसा आपको एक इंटीमेशन दिया जाता है और आपको बोला जाता है उसका रिप्लाई आप 30 दिन में दो. तो 30 दिन में रिप्लाई नहीं देते तो अपने आप वो लोग जो भी करेक्शन करने हैं वो कर देंगे. ओके, तो देखो तो वो लोग आपका रिस्पॉन्स कंसीडर करते हैं. बट इन केस व्हेन नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड विदिन 30 days ऑफ द इश्यू ऑफ सच इंटीमेशन, एडजस्टमेंट શેલ બી મેડ. પહેલા તમારી પાસે રિસ્પોન્સ તો માંગે કે ભાઈ આવું તમે કર્યું છે, શું કરવાનું છે, you give the reply. But see, suppose if you will not give reply, तो ये सब जो भी आपने डिफेक्टिव चीजें की है, they will make the correction. ओके, देखो ये इसका प्रोसेस कैसा होता है, ये क्या करते हैं इनकम टैक्स वाले. प्रोसीजर फॉर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(1), दैट इज समरी असेसमेंट. आफ्टर करेक्टिंग द अरिथमेटिकल एरर और इनकरेक्ट क्लेम as discussed above, the tax and interest, if any, shall be computed on the basis of the adjusted income. Obvious वस्तु जे તમે કોઈ expense પહેલા claim કરો તો હવે disallow થશે. Suppose आपने तो disallow करेगा expense तो क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी. आपने जो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे टैक्स भरा है, अभी आपको नई इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा. आपने उस टाइम पे 1 लाख पे टैक्स पे किया, सपोज कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, अभी आपको 1,50,000 पे टैक्स भरने का है, तो वो लोग क्या करेंगे, नई इनकम कंप्यूट करके नया टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और आपको ऑर्डर इश्यू करेंगे कि यू हैव दिस इज द अमाउंट विच इज अ सॉल्ट पेड बाय यू, तो यू पे. तो आप તમારે પછી ટેક્સ ભરી દેવાનો એટલો. તો સી
तो यहाँ पे, और अगर आपने ज्यादा पे कर दिया है तो दे विल रिफंड ऑल्सो। सो एनी सम पेएबल बाय और रिफंड टू द टैक्स पेयर शैल बी इंटीमेटेड। अगर कोई उसने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स, टीडीएस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और वो लोग करते हैं तो वो बताए भाई कम टैक्स आया तो आपको रिफंड कर देंगे। आपने कम पे किया तो आपको नोटिस भेजेंगे कि भाई आपको इतना टैक्स भरना है। An intimation shall be prepared or generated sent to the taxpayer specifying the sum determined to be payable और अमाउंट ऑफ रिफंड, मतलब कितना रिफंड आता है और उसका कितना पेमेंट बनने का आता है, ऐसा ही उसको एक मेल कर दिया जाएगा। इंटीमेशन में दूसरा क्या लिखा होता है, इंटीमेशन शेल आल्सो सेंड टू द टैक्स पेयर इन केस ऑफ where the loss declared in the return of income by a taxpayer is adjusted but no tax or interest is payable or no refund is, मतलब सपोज એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ કે ટેક્સ પેયેબલ ના થતો હોય, એનું કોઈ રિફંડ ના થતો હોય, પણ એનો કોઈ લોસ છે એને એડજસ્ટ કર્યો હોય તો એનું પણ ઇન્ટિમેશન એને આપશે। देखो, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी डीम्ड टू बी इंटीमेशन। अगर आपको ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं आता लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक मेल आता है कि योर रिटर्न हैज बीन प्रोसेस्ड, ओके, और कुछ नहीं लिखा है उसमें कि आपको इतना रिफंड मिलता है या तो फिर आपको इतना इंटरेस्ट पे करना है, आपको इतना शॉर्ट पेमेंट है वो करना है, तो आपको मान लेना है कि आपने जो किया था वो सही था और रिटर्न आपका प्रोसेस हो गया। देखो, ये समरी असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कितने टाइम में करने का होता है। तो assessment under section 143 subsection 1 can be made within 9 months from the end of the financial year when the return of income is filed. The assessment year પૂરું થાય એના 9 મહિનાની અંદર, ઓકે, અસેસમેન્ટ યરમાં જે લોકો અસેસમેન્ટ ચાલુ કરી દેશે, પણ મોડામાં મોડું રિટર્ન ને સમરી અસેસમેન્ટ એ લોકોએ કરવું હોય તો વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ લિમિટ? એ ઓફિસરના માટે પણ ટાઈમ લિમિટ હોય જોઈએ ને, ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ માટે પણ ટાઈમ લિમિટ છે કે એ લોકોએ અસેસમેન્ટ યર પૂરું થાય એના 9 મહિનાની અંદર, ઓકે, they have to do the summary assessment, ओके। अगर देखो आपका समरी असेसमेंट में केस फॉलो हो गया, मतलब आपको एक इंटीमेशन आ गया कि भाई आपको इतना रिफंड आ रहा, या तो फिर आपको एक इंटीमेशन आया कि इतना टैक्स भरने का आता है, या तो फिर ऐसा इंटीमेशन आया कि आपका इतना लॉस एडजस्ट कर दिया गया, या तो फिर आपको ऐसा इंटीमेशन आया कि आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया, मतलब आपका समरी असेसमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको कोई इंटीमेशन नहीं आया है तो डरने का, क्योंकि आपका रिटर्न अभी जाएगा स्क्रूटिनी असेसमेंट। अगर ये ग्राउंड पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि आपने कुछ गलत चीजें रिटर्न में की है और उसके लिए आपसे प्रूफ मांगने की जरूरत है, तो आपको नोटिस भेजेंगे अंडर सेक्शन 143 दैट इज अ સ્ક્રુટિની અસેસમેન્ટ। એટલે નોર્મલી પહેલા બધા મોટા ભાગના રિટર્ન સમરી અસેસમેન્ટમાં પ્રોસેસ થઈ જાય, અને એમાંથી એ લોકોને ડાઉટફુલ લાગે ને એવા રિટર્નને સ્ક્રુટિની અસેસમેન્ટમાં લે। तो स्क्रूटिनी असेसमेंट में आपसे डॉक्यूमेंट और प्रूफ मांगे जाएंगे कि प्राइमा फेसी आपने कुछ बहुत बड़ा गलत किया है, तो आपसे, और उनको डाउट जाता है, वो स्क्रूटिनी में जाता ही जाता है, ठीक। जैसे और कुछ डिडक्शन आपने क्लेम किया, लाइक सपोज मैंने 35 ईडी का रिटर्न एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम किया 35 ईडी का कैपिटल एक्सपेंस का, तो ऐसे रिटर्न हमेशा जाते हैं स्क्रूटिनी, ओके। वो लोग मांगते हैं कि भाई आपने कितनी कैपिटल असेट बाय की, गिव द प्रूफ, उसके बिल दीजिए। तो कोई પણ લખી દેશે કે મેં આટલા રૂપિયાની કેપિટલ અસેટ ક્લેમ બાય કરી છે and this is my business, तो सी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, यू हैव टू पे लेस टैक्स। तो ऐसे कुछ बड़े डिडक्शन क्लेम करते हो तो भी आपका रिटर्न स्क्रूटिनी में जाता है। देखो, स्क्रूटिनी असेसमेंट क्या है, कैसे किया जाता है वो समझेंगे हम। द असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, दिस इज अ डिटेल असेसमेंट एंड रिफर्ड एज अ स्क्रूटिनी असेसमेंट। हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now the assessment under section 143 subsection 3, तो ये स्क्रूटिनी असेसमेंट क्या है? तो दिस इज अ डिटेल असेसमेट। एट दिस स्टेज डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम विल बी कैरिड आउट टू कंफर्म द करेक्टनेस एंड जेन्युइननेस of the various claim or deduction etc made by the taxpayer। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जहां जहां पे डाउट जाता है, आपने कोई बड़े डिडक्शन क्लेम किया है, तो वो केस के अंदर आपका रिटर्न समरी असेसमेंट के बाद उसको ले जाएंगे, समरी करके आपको इंटीमेशन नहीं भेजेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे कि आपका रिटर्न स्क्रूटिनी में गया है। तो मेजोरिटी चले जाते हैं समरी में प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ रिटर्न समरी के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर करेक्टनेस एंड जेन्युइननेस ऑफ द वेरियस डिडक्शन यू हैव क्लेम वो चेक किया जाएगा। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्क्रूटिनी असेसमेंट क्या है?
The objective of the scrutiny assessment is to confirm that the taxpayer has not understated the income. मतलब એને જે income કમાયો છે એ ઓછી નથી બતાવી એ ચેક કરવા માટે, or has not computed the excessive loss or underpaid the tax. मतलब વધારે loss નથી બતાવ્યો એટલે વધારે expense નથી બતાવ્યા, tax ઓછો નથી ભર્યો, એ confirm કરવા માટે scrutiny assessment કરવામાં. To confirm above, assessing officer carries out the detailed scrutiny of the return of income. वो detailed scrutiny करेगा and he will satisfy himself regarding the various claims and deductions. Okay, made by the taxpayer in the return of income. मतलब return of income मैंने जो लख्યું છે ખરેખર સાચું છે, એ વસ્તુ માટે assessing officer will satisfy himself, and to satisfy himself he can ask for the various document also. Okay, तो देखो ये स्क्रूटिनी असेसमेंट कब लगता है और उसमें क्या किया जाता है. तो if assessing officer considers that it is necessary or expedient to ensure that the taxpayer has not understated income, मतलब income ઓછી નથી બતાવી, or has not computed the excessive loss, કે loss બહુ વધારે નથી બતાવ્યો, or has not paid the underpaid the tax, मतलब ઓછો tax નથી ભર્યો. આવી બધી વસ્તુ માટે અસેસિંગ ઓફિસર એવું લાગે કે ના આ રીતમાં મારે કન્ફર્મ કરવું જરૂરી છે, then he will serve on a taxpayer notice requiring him to attend his office or produce the cause to produce evidence on which the taxpayer may rely in support of the return. मतलब वो असेसिंग ऑफिसर को बोलेगा you visit my office and submit the document and prove that कि whatever information you have stated in the return are true. Okay, यहाँ पे बोला है कि भाई मैं asked to assessee to visit his office. देखो अभी जो नया मतलब असेसमेंट प्रोसेस स्क्रूटिनी का है ना, वो फेसलेस हो गया है. फेसलेस मतलब आपको सिर्फ एक ईमेल आएगा और आपको ईमेल में ही रिप्लाई देना है, किसी की ऑफिस में जाना नहीं है. और अगर बात भी करनी है ना तो आपका फेस उसको देखेगा ऑनलाइन, जैसे अभी जो हो रहा है कि आप सब मेरा फेस देख रहे हो, आई कांट सी योर फेस, तो दिस इज फेसलेस हियरिंग. तो आपका फेस उसको देखेगा लेकिन आप किसके साथ बात कर रहे हो वो पता नहीं चलेगा. लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यही कि असेसिंग ऑफिसर बुला लेगा असेसिंग में, સાહેબ પતાય દો લોને 25,000 રૂપિયા, તો પેલો તમારી ફાઇલ બંધ કરીને મૂકી દે, તમારી પાસે જે ટેક્સ લેવાનો હતો એ પણ ના લે, એવું બને. તો ये सब सेटिंग होते हैं, तो वो बंद करने के लिए ही फेसलेस असेसमेंट आ गया. लेकिन इसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि ही कैन आस्क टू यू टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, और अभी पर्सनल विजिट नहीं तो फेसलेस हियरिंग तो होगा. So to carry out the assessment under section 143 subsection 3, assessing officers shall serve a notice in accordance with the provision of section 143 subsection 2. मतलब આ નોટિસ આવે એનો મતલબ તમને આ સેક્શન ની નોટિસ આવી, મતલબ સ્ક્રુટિની અસેસમેન્ટ માં તમારું રિટર્ન સિલેક્ટ થઈ. ઓકે, નાઉ નોટિસ under section 143 subsection 2 should be served within the period of 3 months from the end of the financial year in the return is filed. અસેસમેન્ટ યાર પૂરું થાય એનો મતલબ એવું નહીં કે અસેસમેન્ટ પૂરું થઈ, તમને અસેસમેન્ટ પૂરું થાય એના 3 મહિના સુધી તમને આ સ્ક્રુટિની અસેસમેન્ટની નોટિસ આવી શકે. અસેસમેન્ટ યાર સપોઝ માર્ચમાં પૂરું થયું તો એપ્રિલ મે અને જૂન સુધી તમને આની નોટિસ આવી શકે. ઓકે, now taxpayer or his representative will appear before the assessing officer, okay, and will place his argument, supporting evidence and various matter or issues as required by the assessing officer. જે માગે તમે આપશો, okay, and એક clarification જોઈએ that you are supposed to give. फिर वो आपको सुनेगा. After hearing and verifying such evidence and taking into account such particulars as the taxpayer may produce and other evidence as assessing officer may require on specified point, after taking into account all relevant material he has gathered, तब जो भी आपसे कलेक्ट किया है, बाहर से कलेक्ट किया है उसने, सब गैदर करके असेसिंग ऑफिसर क्या करेगी, shall order in a writing to make the assessment of the total income or loss of the taxpayer and determine the sum payable by him. फिर आपसे आपकी बात सुनेगा, उसको लगेगा कि नहीं તમે ખરેખર આ એક્સપેન્સ માટે અલાઉ છે તમને, સપોઝ તમે એવિડન્સ ના આપી શક્યા તો એક્સપેન્સ ડિસઅલાઉ કરી દેશો. એક્સપેન્સ ડિસઅલાઉ કરશે તો તમારી ઇન્કમ બધી જશે, તમારે ટેક્સ ભરવો પડશે. Because he is satisfied, so he will say that he is satisfied in this scrutiny assessment.
and he will issue that order कि no tax is to be paid. તમે જે કર્યું છે બરાબર છે. Suppose कम पे किया होगा तो he will ask to you to pay the tax. Okay. देखो ये इसकी टाइम लिमिट कितनी है? क्या ये स्क्रूटिनी असेसमेंट कब तक खत्म हो जाना चाहिए? Within 12 months from the end of the year in which the return is first assessable. मतलब applicable for the assessment year 20 to 23. मतलब देखो जो असेसमेंट ईयर है उसके 12. ओके. जब आपका असेसमेंट है सपोज 25-26 है तो 26-27 तक तो मार्च 2027 तक ये असेसमेंट इसको कंप्लीट कर देना है. ठीक है. देखो ये जो अभी जो स्क्रूटिनी असेसमेंट होता है वो कैसा होगा? फेसलेस असेसमेंट. उसकी बात की गई है कि अभी स्क्रूटिनी असेसमेंट कैसा होगा? इट इज अ फेसलेस असेसमेंट. तो फेसलेस असेसमेंट किसको कहोगे? देखो ये स्क्रूटिनी असेसमेंट तो फेसलेस होता है अंडर सेक्शन 144B. तो फेसलेस असेसमेंट मींस द असेसमेंट proceeding conducted electronically, e-proceeding facility through the assessor's registered account in the designated portal. मतलब તમારું જે login ID હોય ઇન્કમ ટેક્સ ની વેબસાઇટ પર ત્યાંથી જ તમારું સ્ક્રુટિની અસેસમેન્ટ માટેનું હિયરિંગ થશે. And designated portal means the web portal designed by the principal chief commissioner or principal director general in charge of the national faceless assessment center. मतलब इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपको लॉगिन आईडी देगा और वो लॉगिन आईडी से लॉगिन करके आपको फेसलेस हियरिंग में अटेंड करना है. मतलब ऐसे माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसा कुछ नहीं होगा. उन लोगों का उनका सॉफ्टवेयर होगा, उसके थ्रू उसका लॉगिन आपको दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको अपीयर होना है. The CBDT had issued the instruction, guidelines and notice and format for conducting the scrutiny assessment electronically. मतलब હવે બધા સ્ક્રુટિની અસેસમેન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિકલી થાય છે. તમને અસેસિંગ ઓફિસરનો ફેસ જ ના દેખાય, તમારો फेस એને देखाय. ओके. एंड जो भी बातें करते वो रिकॉर्ड होगा तो ही कैन नॉट आस्क फॉर द ब्राइब और एनीथिंग. ओके. तो फेसलेस असेसमेंट द प्रोविजन ऑफ द प्रोविजन प्रोवाइड दैट द असेसमेंट रीअसेसमेंट. देखो फेसलेस असेसमेंट कई जगह है. असेसमेंट रीअसेसमेंट रिकॉम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 143. सेक्शन 144 मतलब जो बेस जजमेंट असेसमेंट है और जो 147 वाला इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है. सभी असेसमेंट के लिए जब हियरिंग होगा तो सभी का हियरिंग फेसलेस ही होगा. ओके. तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रूटिनी के लिए फेसलेस असेसमेंट है. नाउअडेज फेसलेस असेसमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ असेसमेंट. પહેલું અસેસમેન્ટ છે તમારી અસેસમેન્ટ એમાં તો તમને બોલાવવાના જ નથી. એ સિવાયના બાકીના 3 અસેસમેન્ટમાં શું થશે? there will be a faceless assessment. So this is what we have learned the स्क्रूटिनी असेसमेंट. अभी तीसरे टाइप का असेसमेंट है. हेलो, यहाँ समझ में आया ये पॉइंट आपको? Yes, sir. Okay. Yes, Now sir. the next point is a based judgment assessment. बेस्ड जजमेंट असेसमेंट क्या है? देखो आप रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल थे. आपको सुबह में पढ़ा है मैंने कि किस किस को रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी. अपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, आपको नोटिस दिया जाता है कि रिटर्न फाइल कर. या तो फिर आपका रिटर्न आपने फाइल किया, स्क्रूटिनी में सिलेक्ट हुआ, आपको एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए बोला, आपने नहीं दिए. जब आपको जो भी एविडेंसेस लाने के लिए बोला आप नहीं दे पाते तो उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे वो लोग असेसमेंट करके आपका इनकम डिटरमाइन करके बोलते हैं कि भाई आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा. ऐसा असेसमेंट होता है, उसको बोलता है बेस्ड जजमेंट असेसमेंट. देखो दिस असेसमेंट मतलब अंडर सेक्शन 144 बेस्ड जजमेंट असेसमेंट. तो दिस असेसमेंट इज कैरिड आउट as per the based judgment of the assessing officer on the basis of the relevant material he has gathered. तो वो कैसी जजमेंट लेता है उसके आधार पे वो असेसमेंट करता है. क्योंकि आपको बुलाया उसने, आप नहीं गए, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो वो उसको भी जो फाइनल अच्छा लगता है उस हिसाब से असेसमेंट करेगा. दैट इज अ बेस्ड जजमेंट असेसमेंट. This assessment is carried out in the cases where taxpayer fails to comply with the रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 144. मतलब देखो ये सब रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट करने में अपना फेल किया तो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा. स्कोप ऑफ द बेस्ड जजमेंट असेसमेंट. तो एज पर सेक्शन 144 the assessing officer is under obligation to make the assessment to the best of his judgment in following cases. આટલી સિચ્યુએશનમાં એ પોતાના પાસે જે માહિતી છે એના આધારે અસેસમેન્ટ કરી દેશે.
and that is called base judgment assessment. देवी कई सिचुएशन में base judgment assessment कही सके कि the taxpayer fails to file the return, ओरिजिनली रिटर्न उसको 139(1) में फाइल करना था, वो फाइल ही नहीं किया विद इन द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139, फिर उसने बी लेटर रिटर्न भी नहीं फाइल किया जो दिसंबर तक फाइल करना था, या तो फिर उसने कुछ गलती की, वो रिवाइज रिटर्न भी उसने फाइल नहीं किया, या तो फिर अपडेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल किया, मतलब कोई भी रिटर्न उसने फाइल नहीं किया। आपको बोला जाएगा आप फाइल करो, आप नहीं कर रहे हो तो बेस जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा। अगर देखो इफ taxpayer fails to comply with all the requirement of the notice issued under section 142(1), okay, देखो 142(1) का नोटिस कब आता है? The assessing officer can issue the notice under section 142(1) asking the taxpayer to file the return of income। તમે આ બધા રિટર્ન નહીં ફાઇલ કર્યા હોય તમને 142(1) ની નોટિસ આવે કે રિટર્ન ફાઇલ કરે, okay, and if he has not filed the return of income or to produce the course to be produced, accounts, अगर आपको बोला है कि आपके अकाउंट्स दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, आप डॉक्यूमेंट भी नहीं देते हो, अकाउंट्स की कॉपी नहीं देते हो, ओके, और he may require to furnish in a writing or verified in a prescribed manner in a such form or such other point to the matter, okay, including this finance, मतलब ये सब चीजें उससे मांगी है कि आपकी असेट की इंफॉर्मेशन दो, लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दो, रिटर्न फाइल करो, इसमें से उसने कुछ नहीं किया तो वो केस में उसके लिए बेस जजमेंट असेसमेंट कर दिया है। तो रिटर्न ही नहीं फाइल किया, रिटर्न फाइल ना करने पे आपको नोटिस भेजिए कि आप आपके अकाउंट्स दे दो, आपकी असेट की लायबिलिटी, असेट और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, आपने कुछ नहीं दिया तो करेंगे ये वाला असेसमेंट बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। और इफ टैक्सपेयर फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इश्यूड अंडर सेक्शन 142(2)(a), 142(2)(a) क्या है? 142(2)(a डील्स विद द स्पेशल ऑडिट। क्या कभी कभार क्या होता है कि आपको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है नहीं आपके केस में ऑडिट करवाना जरूरी है, आपको बोला जाता है कि ऑडिट कराई પછી તું પાછો આવ, तरी यू सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट, देन वी विल वेरीफाई योर रिटर्न। तो ऐसा ऑडिट को स्पेशल ऑडिट कहा जाता है। इफ द कंडीशन जस्टिफाई फॉर द स्पेशल ऑडिट आर सेटिस्फाइड, देन असेसिंग ऑफिसर विल डायरेक्ट द टैक्सपेयर, उसको लगता है कि ये केस में ऑडिट करवाने की जरूरत है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसको बोलेगा कि भाई आपके अकाउंट्स ऑडिट करवाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या तो फिर आपकी इन्वेंटरी है उसका वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंटेंट से करवाओ। ओके, कैसा कॉस्ट अकाउंटेंट? नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर और चीफ, मतलब उनकी जो पैनल पे होता है, ये कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर ने जिसको अपॉइंट कर रखा है उसकी पैनल पे, ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंट के पास से आपको बोला जाता है कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन करवा के। और देखो उसने कुछ नहीं किया, तो ये कब लगता कब है? यहाँ लिखा है टैक्सपेयर फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इश्यूड अंडर 142(2)(a। अब ये सब करने का बोला है आपको कि ऑडिट करायला है, ઇન્વેન્ટરી નું વેલ્યુએશન કરાયેલા છે, તમે કશું જ ના કર્યું, એ બેઝ જજમેન્ટ અસેસમેન્ટ, એની પાસે જે માહિતી છે એના આધારે તમારી ઇન્કમ કોમ્પ્યુટ કરશે and he will issue the order that you have to pay this much tax, आपने इतना टैक्स कम पे किया, आप इतना टैक्स भर दो, इतना इंटरेस्ट पे करो, इतनी पेनल्टी पे करो। और एक चीज याद रखो कि पहला असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट में आपको लगता है कि भाई ज्यादा टैक्स आपने पे कर, आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलती से ज्यादा टैक्स मांग रहा है, तो आप अपील कर सकते हो समरी असेसमेंट। स्क्रूटिनी असेसमेंट में भी इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपको लगता है कि उसने कुछ गलत किया और आपसे ज्यादा टैक्स मांग रहा है, तो उसके सामने भी आप अपील कर सकते हो। लेकिन जब बेस जजमेंट असेसमेंट करके उसने ऑर्डर दे दिया, सी नाउ ही हैज गिवन यू अ फुल अपॉर्चुनिटी कि आप ये करो, आपने कुछ नहीं किया, फिर उसने बेस जजमेंट करके असेसमेंट कर दिया, वो ऑर्डर फाइनल होता है, उसके सामने आप अपील में भी नहीं जा सकते। ओके, or if the assessing officer is not satisfied about the correctness or completeness of the account, okay, or if no method of accounting has been regularly employed by the taxpayer, દર વર્ષે accounting method તમે બદલ્યા કરો છો, તમારી method of accounting થી assessing officer satisfied નથી, તો આવી સિચ્યુએશન માં બેઝ જજમેન્ટ અસેસમેન્ટ કરી શકે છે। From above criteria, see if it is observed that base judgment assessment is restored in the cases where the return of income is not filed by the assessee, if no cooperation by the taxpayer cooperate नहीं करता, या तो फिर explanation related to his tax assessment और books of account, ये सबके books of accounts of the taxpayer are not reliable or incomplete, ऐसा उसको लग रहा है, ये सबके आपके में करेक्टनेस नहीं है और आप एक्सप्लेनेशन से वो सेटिस्फाई नहीं है,
या तो फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, ही विल गो फॉर द बेस जजमेंट असेसमेंट। तो बेस जजमेंट असेसमेंट में क्या किया जाएगा? तो इफ अबाउ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देखो हमने सिचुएशन देखी अलग अलग, ये सिचुएशन होती है तो बेस जजमेंट असेसमेंट के लिए आपका रिटर्न सिलेक्ट हो सकता है। और आप बेस जजमेंट असेसमेंट के लिए आपको सिलेक्ट किया तो क्या होगा? इफ अबाउ कंडीशंस गिवन अबाउ, if the condition given above following the base judgment are satisfied, then assessing officer will serve a notice to the taxpayer to show cause why the assessment should not be completed to his base judgment. અને show cause notice હજુ એકવાર આપશે કે હવે તમે અમને કોઓપરેટ નથી કર્યું, કેમ તમારું સામે બેઝ જજમેન્ટ અસેસમેન્ટ ના કરવું જોઈએ, તો તમે રીઝન આપીને એને સેટિસ્ફાઈ કરી શકો તો આ સ્ટેજ પર પણ બેઝ જજમેન્ટ અસેસમેન્ટને અટકાવી દેશે. But see, no notice is given. See, no notice is given above is required in the case where the notice under section 142(1) has been issued prior making the assessment under section 141. तो 142(1) क्या है? आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, आपको बोला है कि रिटर्न फाइल करो, आपने नहीं, फिर से भी नहीं किया, तो फिर आपको शो कॉज नोटिस भी नहीं इश्यू किया जाए, सीधा बेस जजमेंट असेसमेंट है। And if the assessing officer is not satisfied by the argument, suppose તમારું રિટર્ન સ્ક્રુટિનીમાં કર્યું છે, તો તમે જે આર્ગ્યુમેન્ટ આપી છે એનાથી એ સેટિસ્ફાઈડ છે, and he has reason to believe that the case demand the base judgment, એને એવું લાગે કે ના કે આમાં આ બધું ખોટું કે છે અને બેઝ જજમેન્ટ કરવાની જરૂર છે, he will proceed to carry out the assessment to the base of his knowledge. But if the criteria of the base judgment assessment are satisfied, then after taking into account all relevant material which assessing officer has gathered, બહારથી પણ એને જે કઈ માહિતી કલેક્ટ કરી છે, તમારી બેંક પાસેથી, તમારા ક્લાયન્ટ પાસેથી, તમારા સપ્લાયર્સ પાસેથી, માર્કેટમાંથી જે કઈ પણ માહિતી કલેક્ટ કરી છે બધાનો ઉપયોગ કરશે. After giving the taxpayer an opportunity of being heard, તમને એકવાર સુપોઝ નોટિસ પણ આપશે કે ભાઈ કેમ તમારી સામે ના કરવું જોઈએ, એ નોટિસ પણ આપશે. અને સપોઝ he is not satisfied with your explanation, okay, he will issue the order. Okay, see, the assessment of the income or loss will make based of judgment or knowledge and determine the sum payable by the taxpayer on the basis of such assessment. और उसको बोला जाएगा इतना टैक्स अभी आपको भरना है और आपको भरना पड़ेगा, उसमें आप अपील में भी नहीं जा सकते. नाउ टाइम लिमिट की, ये असेसमेंट कितने टाइम में कंप्लीट करना है बेस जजमेंट, तो देखो विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच द रिटर्न वाज फर्स्ट असेसेबल, એટલે જ્યારે તમારું જે વર્ષ છે એના 12 મહિનામાં, જે અસેસમેન્ટ યર છે એના 12 મહિનાની અંદર બેઝ જજમેન્ટ અસેસમેન્ટ થઈ શકે. ઓકે, નાઉ the last kind of assessment is the income escaping assessment. So see, Finance Act 2021, मतलब 2021 થી આ પ્રોવિઝન આવે છે. ઓકે, અસેસમેન્ટ 22-23. देखो, has substituted section 147, 148, 149 and 151. કે આ બધા સેક્શન કાઢી નાખે અને આ નવો સેક્શન ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો and has inserted new section 148A, making a complete change in the assessment proceeding related to income escaping and such related cases. તો આનો જે ખરેખર સેક્શન કયો છે 148A છે, income escaping assessment. Okay, the new provision related to reassessment are as follows. હવે નવા પ્રોવિઝન આ પ્રમાણે છે. તો અત્યારે જે ઇન્કમ એસ્કેપિંગ અસેસમેન્ટ કયા સેક્શન પ્રમાણે થાય તો 148A પ્રમાણે. So if any income of the assessee has escaped the assessment for any assessment year, an assessing officer may, subject to new provision under section 148 to 153, assess or release, reassess the income and also any other income which has escaped the assessment, which come to his notice subsequently in the course of the proceeding, and recompute the loss, depreciation allowance or any other allowance as case may be for such assessment year. તમારી કોઈ અત્યારે કોઈ પ્રોસીડિંગ ચાલતી હોય ને એવું લાગે પાછલા કોઈ વર્ષમાં તમારી કોઈ ઇન્કમ છે એનું અસેસમેન્ટ બાકી રહી ગયું છે અને તમે રિટર્નમાં બતાવી નથી, કે રિટર્નમાં બતાવી છે પણ અસેસિંગ ઓફિસરે બરાબર ચેક નથી કર્યું, હવે એને ફરી ચેક કરવું છે, તો he has a right that he can do the reassessment of your income, of your loss, depreciation ફરી ગણી શકે છે.
ઓકે, બધા ડિડક્શન ફરી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકે છે. તો એને લાગે ત્યારે you can check that. It is imperative to note that once the assessment or reassessment or new computation has started, the assessing officer is empowered to assess or reassess the income which has escaped the assessment. એક વખત ચાલુ થાય અસેસમેન્ટ એટલે એની પાસે શું રાઈટ છે કે જે પાછલા વર્ષોમાં જે ઇન્કમ તમે છુપાઈ હતી, જેનું અસેસમેન્ટ નથી થયું, એનું અસેસમેન્ટ કરશે. And which come to his notice subsequently in the course of proceeding. જ્યારે આ વર્ષનું સપોઝ કોઈ એક અસેસમેન્ટ કે રીઅસેસમેન્ટ કરી રહ્યો હતો, એવું લાગે કે ભાઈ પાછલા વર્ષની કોઈ ઇન્કમ એને કઈ ધ્યાન દીધી નથી, તો એ વર્ષનું એ અસેસમેન્ટ ઓપન કરી શકે. ઓકે, this procedure not standing with prescribed under section 148 new section was not followed before issuing देखो, it is imperative to note that once the assessment or reassessment or recomputation has started, the assessing officer is empowered to assess or reassess the income which has escaped the assessment. જે છૂટી ગઈ છે ઇન્કમનું ફરી અસેસમેન્ટ કરશે, and which come to his notice subsequently in the course of proceeding under the procedure, notwithstanding that the procedure prescribed in the new section 148A was not followed before issuing such notice. એટલે સપોઝ સમજી લો તમને નોટિસ આપી દીધી છે, તમે 148A નો મતલબ આ રી ઇન્કમ નો, લાઈક સપોઝ તમારું કોઈ અસેસમેન્ટની નોટિસ આવી છે, નોટિસમાં તમારું અસેસમેન્ટ થઈ રહ્યું, અને પછી એ જૂની તમને ઇન્કમ પકડે તો એનું અસેસમેન્ટ ચાલુ કરી શકે છે. ઓકે, તો દેખો ये नोटिस इसके लिए देखो तब दिया जाता है 148A का, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस तब तक आपको दिया जा सकता है 25 વર્ષ જૂની ઇન્કમ તમારી અત્યારે શોધીને તમને હેરાન કરી શકે કે ના કરી શકે. તો એ પોઈન્ટ છે કે કેટલા વર્ષો સુધી ને ક્યાં સુધી તમારી જે જૂની ઇન્કમ તમે એસ્કેપ કરી છે એના માટે તમને નોટિસ ઇસ્યુ કરે છે. પ્રોસેસિંગ ઓફિસર shall serve the assessor notice under section 148 along with the copy of the order passed under section 148A, requiring him to furnish the return of income or income of any other person in respect of which he is assessable. Clubbing वाली बात. Under this act during the previous year corresponding to the relevant assessment year. Okay, मतलब वो किसी को भी बोल सकता है कि भाई आप तो आपका असेसमेंट ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट आपका चालू होने वाला है, ऐसा नोटिस आपको दे सकता है. देखो, the return shall be furnished within 3 months from the end of the month in which such notice is issued. એનો મતલબ શું કે જો તમારું એ અસેસમેન્ટ કરી રહ્યો છે ઓલરેડી કોઈ બીજું અસેસમેન્ટ, એને લાગે છે કે તમે પાછલા કોઈ વર્ષોમાં કે આ વર્ષોમાં આ ઇન્કમ કમાયા તો એને બહારના સોર્સથી ખબર પડે, પણ તમે એના પર ટેક્સ નથી ભર્યો, તમારા રિટર્નમાં નથી બતાવી, તો તમને એવું કહેશે 148 ની નોટિસ આવે અને તમને એવું કહે કે તમે રિટર્ન ફાઇલ કરો, એની અંદર આ ઇન્કમ બતાવો. તો તમને જે જૂની ઇન્કમ છૂટી ગઈ છે ને એ ઇન્કમને બતાવીને રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું રહેશે. That is the notice under section 148. ओके, एंड ये कितने महीने में आपको फाइल करने का बोले, 3 महीने के अंदर आप ये रिटर्न नई जो आपने जो पुरानी इनकम छुपाई थी वो इनकम को दिखा के आप रिटर्न फाइल करो. ओके, और आपको रिटर्न फाइल करने का बोला जाएगा, 3 महीने का टाइम देगा. देखो, time limit to issue the notice under section 148 of the income tax. In general, no notice shall be issued if the 3 years have been escaped from the relevant assessment. Suppose કોઈ એક assessment year છે એ પૂરું થઈ ગયું, એના પછીના 3 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, પછી ભલે તમારી જૂની ઇન્કમ તમે ભૂલી ગયા છો બતાવવાની, તો એના માટે નોટિસ ઇસ્યુ નહીં કરે. આ સપોઝ આ અસેસમેન્ટ યર છે 25-26, એમાં મેં કોઈ ઇન્કમ કમાવી મેં બતાવી નહીં, असेसमेंट 25-26 પૂરું થયું, 26-27, 27-28 અને 28-29 આ 3 વર્ષની અંદર ગમે ત્યારે એના ધ્યાનમાં આવશે તો he can issue me a notice and ask that કે તમે 25-26 માં ઇન્કમ કમાયા તે તમે નથી બતાવી, you file the return. Okay, and then he do the assessment. Once that 3 years are over, પછી આ વર્ષ માટે he cannot issue the notice. પણ તે છતાં હવે જો એને વધારે પાવર આપવામાં આવે, 10 વર્ષ સુધીનો પાવર આપવામાં, when assessing officer has in the possession of books of account or other document or evidence which reveals that income chargeable to tax, એટલે આવું ક્યારે આવે કે સપોઝ એને તમારે ત્યાં રેડ કરવી, રેડમાં એને તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ તમારા ત્યાંથી લઈ ગયો ને એના પરથી ખબર પડી તમારી
પાછલી કોઈ ઇન્કમ હજુ પણ તમે નથી બતાવી, ભલે 3 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે, પણ જો એની પાસે તમારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ છે, ઓકે, અને એના પરથી એને ખબર પડે કે કોઈ ઇન્કમ એવી હતી કે જેના પર તમે ટેક્સ નથી પે કર્યો, ઓકે, ઓર represented in form of asset, like તમે સપોઝ આ કોઈ તમારી પાસે બહુ મોટી અસેટ આવી 2 વર્ષ પહેલા કઈ જ નતું, તમારી પાસે આ વર્ષે 5 કરોડની કોઈ અસેટ આવી ગઈ, તમને પૂછશે ક્યાંથી આવી હશે, તમે કહેશો યુ આર અનેબલ ટુ ટેલ ધ સોર્સ, ઓકે, તો તમારી પાછલી ઇન્કમ તમને અત્યારે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં અસેટના ફોર્મમાં દેખાતી હોય, આ પછી તમે કોઈ મોટો ખર્ચો કર્યો છે એક્સપેન્ડિચરના ફોર્મમાં દેખાય, તમે આ વર્ષે મોટો ખર્ચો કર્યો કે આ વર્ષે મોટી અસેટ વચાય, પાછલા વર્ષોમાં તમે એની કોઈ ઇન્કમ બતાવી જ નથી, તમને પૂછશે ને ક્યાંથી આ પૈસા આવ્યા, and if you are unable to give the source, તો સપોઝ પાછલા વર્ષની ઇન્કમ તમને તમારા આ વર્ષના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં દેખાતી હોય in form of asset, in form of expenditure, or entries in the books of account which escape the assessment amount, amount, or which is likely to the amount of ₹50 lakh or more, એટલે એને એવું લાગે 50 લાખ કે એના કરતા વધારે અમાઉન્ટ એને પાછલા વર્ષોમાં એસ્કેપ કરી છે, જનરલી રૂલ શું છે કે 3 વર્ષની અંદર એ તમને કહી શકે કે તમે રિટર્ન ફાઇલ કરો, પણ જો એને 50 લાખથી વધારે અમાઉન્ટ દેખાતું હોય કે આનાથી વધારે એસ્કેપમેન્ટ થયું છે, તો નોટિસ કેન બી ઇસ્યુડ બિયોન્ડ 3 years, 3 વર્ષ પછી પણ નોટિસ આવી શકે છે, બટ not beyond the 10 years from the end of the relevant assessment. તમે પાછલા કોઈ વર્ષની તમે ઇન્કમ કમાયા છે ને એવો ડાઉટ ગયો તો તમે એ પર્ટિક્યુલર અસેસમેન્ટ યરનું તમને રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું ક્યાં સુધી કહી શકે, 10 વર્ષ સુધી, 50 લાખથી વધારે તમે ઇન્કમ એસ્કેપ કરી હોય તો, ઓકે. સો this was all about the assessment. This was the income escaping assessment. So we have discussed all 4 kind of assessment. I hope that you all have understood this assessment. Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is purely theoretical. Okay. There is another point that yet we have to discuss. Just a minute. That is income tax authorities. एक मटेरियल, और तो ये जो अभी पड़ा है ये मटेरियल आपको वो जेरोक्स वाला ने बड़ा मटेरियल दिया, उसके अंदर ये है ही है, कि आपके पास नहीं है तो इसका भी मैं जेरोक्स आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा, ठीक है। ये मटेरियल भी इश्यू किया हुआ है, जेरोक्स सेंटर पे अवेलेबल है, ये वाला। ये भी हमें डिस्कस करना है कि भाई इनकम टैक्स की अलग अलग अथॉरिटीज क्या है और उनके क्या पावर है, ठीक है। तो लेट अस, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके, कि व्हाट आर द वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटी, તમને ખબર હોવી જોઈએ, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि इनकम टैक्स ने अलग अलग अथॉरिटी कई कई, ओके। तो if you know the authority you can ask to the right person. Like suppose many students are asking me, sir AT ના ફોર્મ ક્યારે ભરું, સર એક્ઝામ નો ટાઈમ, એક સ્ટુડન્ટ રોજ મને મેસેજ કરે છે કે સર એક્ઝામ નો ટાઈમ ટેબલ ક્યારે આવશે, હું ટીચર છું, મારી ઓથોરિટીમાં છે જ નહીં આ બધું, ઓકે। તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ કોણ, હવે તમે આ વસ્તુ પૂછવી હોય તો ઓફિસમાં પૂછો, કોઓર્ડિનેટરને પૂછો, ડીનને પૂછો। તો તમે ઇન્કમ ટેક્સમાં પણ એવું છે કે સપોઝ તમને કોઈ વસ્તુમાં કંઈ તકલીફ છે, કોઈ ઓર્ડર આવ્યો તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કોની પાસે કેટલો પાવર છે, કોના શું ડ્યુટીઝ છે, કોનો શું લાયબિલિટીઝ છે, ધેટ યુ મસ્ટ નો, તો યુ કેન અપ્રોચ ટુ ધી રાઇટ પર્સન। સપોઝ તમે પ્યુનને જઈને પૂછો કે એક્ઝામનું ટાઈમ ટેબલ ક્યારે આવશે, હેમંત સર પેપર ક્યારે આપશે, તો શું થશે, એ તમને સરખો જવાબ નહીં આવે કે જાણે ભાઈ એને પૂછે મને શું કરવા આપવું છે। वैसा इनकम टैक्स में भी होगा कि भाई आप जब भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करते हो तो यू मस्ट नो दैट हु इज द अथॉरिटी एंड हु इज हैविंग व्हाट पावर। So that is what discussed here in this material, so that we will going to discuss. So the income tax department in India operates under the Department of Revenue। देखो हमारा जो गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट की जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके।
that Ministry of Finance is administrating the entire income tax department. See, it administrates the direct tax laws such as income tax act. Okay, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर का जाता है और सी वो इनकम टैक्स एक्ट का मैनेजमेंट करता है. देखो, इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्सिंग दिस लॉज. ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ એના અંદર જે રૂલ્સ બનેલા છે એનું એન્ફોર્સમેન્ટ એટલે એનું કોમ્પ્લાયન્સ, એનું પાલન કરાવવાની જવાબદારી કોની છે? ઇન્કમ ટેક્સ ઓથોરિટી. ओके, एंड इसका दूसरा काम क्या है? टू कलेक्ट द टैक्स. टैक्स भी गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करने का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. द रोल इज क्रिटिकल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम, ensuring the revenue collection for the government and expenditure and preventing the tax evasion. ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના મેઇન કામ શું છે? તો કે ભાઈ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટનું કોમ્પ્લાયન્સ કરાવવાનું, એનું ઇન્કમ ટેક્સ કલેક્ટ કરવાનું, ટેક્સ ઇવેઝન, ઓકે, ટેક્સની ચોરી થાય છે એને રોકવાનું, આ કામ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું છે. હવે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર કોણ કોણ હોઈ શકે? વિચ આર ધી ઓથોરિટીઝ? So the main authorities under the income tax department is the, see, सबसे ऊपर income tax department में देखो, here the hierarchy is given. The hierarchy of the income tax authorities, the hierarchy मतलब ऊपर से नीचे સુધી what are the authorities? That authorities are given here. That apex authority is the Central Board of Directors, CBDT करके जो सबसे ऊपर है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर जो है वो कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, उसके अंतर्गत इसके नीचे कौन है? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ये पूरे इंडिया लेवल पे एक प्रिंसिपल कमिश्नर होता है और एक चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है. ठीक है, सॉरी, एक चीफ कमिश्नर, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में सबसे ऊपर ये आता है, एक नहीं होता है, ये एक होता है, सीबीडीटी एक होता है, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर बहुत सारे हो सकते हैं, चीफ कमिश्नर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दिस पीपल आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू whom? दिस पीपल आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द सीबीडी. अभी देखो, ये कमिश्नर जो होते हैं उनके जो ऑर्डर्स वो लोग पास करते हैं, वो ऑर्डर्स उन्होंने पास किया. इफ यू आर अ अग्राइव्ड पर्सन कि भाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो आप किसको कहने जाओगे? इसीलिए इनकम टैक्स के अंदर ही एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई है जहां पे आप जाके अपील कर सकते हो. लाइक स्क्रूटिनी असेसमेंट में बोला कि आपको 10 लाख टैक्स भरना है, तो भर थोड़ी देना है, आपको डाउट है, यू कैन मेक द अपील. तो सी इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंदर एक दूसरी अथॉरिटी है कमिश्नर अपील. इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अलग कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. मतलब सबसे पहले आप अग्राइव्ड हो तो कोई असेसिंग ऑफिसर ने आपको ऑर्डर दिया, कमिश्नर अपील के पास जा सकते, वहां आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में. वहां के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. तो सभी अथॉरिटी इनकम टैक्स की अपीलेट अथॉरिटी. देखो, असेसिंग ऑफिसर्स, जो असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? असेसिंग ऑफिसर जो ऑफिसर लोग लेवल के लोग होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स, પછી आईटीओ दैट इज इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सब असेसिंग ऑफिसर है. देखो, इनकम टैक्स के अंदर स्पेशल ऑफिसर्स भी होते हैं कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं, वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑफिसर होते हैं. ये सब अलग अलग प्रकार के ऑफिसर और बोर्ड है. ओके, तो ये सब अथॉरिटीज है. नाउ रोल, सबका क्या रोल है? दैट रोल इज एक्सप्लेन वन बाय वन. सीबीडीटी का मेन काम क्या है? देखो, इट इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी. ओके, मतलब सब पूरे इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज होती है वो कौन बनाता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. एडवाइजिंग टू द गवर्नमेंट ऑन द डायरेक्ट टैक्स मेथड. उसका काम क्या है? गवर्नमेंट को एडवाइस देना कि भाई ऐसा करेंगे तो हमारे पास टैक्स ज्यादा आएगा, यहाँ से आप टैक्स इवेजन बचा सकते हो, कम कर सकते हो. तो ऐसी एडवाइस देना गवर्नमेंट को, ये इसका काम है. इश्यूइंग सर्क्यूलर, अलग अलग सर्क्यूलर आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, लगता है कि भाई वेबसाइट नहीं चली, ड्यू डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये नोटिफिकेशन कौन देता है? सीबीडीटी देता है. एंड एंश्योरिंग यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ द इनकम टैक्स. पूरे इंडिया में जैसा इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो, एंश्योर करने का काम किसका है? सीबीडीटी. ओके, फिर चीफ कमिश्नर. देखो, क्या होता है कि सीबीडीटी जो होता है उसके अंतर्गत अलग अलग कमिश्नरेट होते हैं. जैसे हमारा वडोदरा
का इनकम टैक्स का ऑफिस है उसको हम क्या कहते हैं, ऑफिस ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर। ओके, तो सीबीडीटी के अंतर्गत सीधा ये आता है, ठीक है। तो ये कमिश्नर रेट जो पूरा है इनकम टैक्स का ऑफिस, उसका जो हेड होता है उसको हम चीफ कमिश्नर, जैसे वो क्या होता है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हर अमुक स्टेट में कुछ 2-3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक कमिश्नरेट बनाया जाता है। तो वो कमिश्नरेट का सबसे मुखिया है वो चीफ कमिश्नर होता है। ओके, तो उसका काम क्या है, ही सुपरवाइज सबऑर्डिनेट ऑफिसर, मतलब उसके नीचे जो ऑफिसर है उसको सुपरवाइज करता है। कोई ऑर्डर पास किया लाइक स्क्रूटिनी असेसमेंट या बेस जजमेंट असेसमेंट में, या तो फिर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में कोई ऑर्डर पास किया है कोई ऑफिसर ने, ऑर्डर को रिवाइज करना रिव्यू करना भी उसका काम है। ओवरसीज द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर ज्यूरिसडिक्शन, कि भाई अलग अलग टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, किसका ज्यूरिसडिक्शन देखता है कि भाई किसके अंडर में क्या आएगा। एंसरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, ये इसका काम है। असेसिंग ऑफिसर का क्या काम है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम, issuing the notices, scrutiny assessment करना, verifying return and determining the tax liability, ये काम असेसिंग ऑफिसर का। वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करता है कि अगर लगता है कि आपने कोई असेट कम बताई है, कम कोई असेट ज्यादा दिखाई है, उसको डाउट जाता है, ओके, तो वो केस के अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही आके वैल्यूएशन करता है। कैपिटल गेन के केस में, या तो फिर असेट कोई ट्रांसफर किया आपने, या तो फिर कोई नई असेट बाय करके ज्यादा खर्चा क्लेम किया है, तो केस में डाउट जाता है, दे कैन डू द वैल्यूएशन। इनकम टैक्स के खुद के ऑफिसर होते हैं, वो वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं। तो सी वैल्यूएशन ऑफिसर का काम क्या है, असेस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट फॉर द केसेस इन्वॉल्विंग द डिस्प्यूट ऑन वैल्यूएशन व्हिच इज क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द कैपिटल गेन और वेल्थ टैक्स। ये सब वेल्थ टैक्स अभी नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन के केस में वैल्यूएशन कभी कभार जरूरत पड़ता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खुद के वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं, वो वैल्यूएशन करते हैं। टैक्स रिकवरी ऑफिसर का काम क्या है, ये कोई टैक्स नहीं दे रहा है उससे टैक्स कलेक्ट करवाने का काम, मतलब उसको कुछ भी करके, ओके, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, उसके घर पे नोटिस सर्व करेंगे, उधर जाएंगे, ये सब रिकवरी ऑफिसर का काम। ओके, जो रेड करते हैं वो रिकवरी ऑफिसर होते हैं। तो एनफोर्सेस द रिकवरी ऑफ टैक्स, अटैचमेंट और सेलिंग ऑफ द डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी, डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी ले जाएगा। एंसरिंग द कंप्लायंस विद द रिकवरी नोटिस, के रिकवरी के नोटिस आपको भेजना, उसका कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, वो काम ये करते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, मैंने आपको सुबह में बताया कि इंटरनेशनल टैक्सेशन जब आता है तो वो किसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, वो देखने का काम है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर करता है। कमिश्नर अपील क्या करता है, तो कमिश्नर अपील का काम क्या है कि भाई कोई भी ऑर्डर किसी ने भी पास किया है, उससे नीचे के लेवल के ऑफिसर्स ने या ऊपर के लेवल के ऑफिसर ने, आप पहले अपील किसको करोगे, कमिश्नर अपील को। ओके, तो देखो ही रिव्यूज द करेक्टनेस ऑफ ऑर्डर पास बाय द असेसिंग ऑफिसर और प्रोवाइड द रिलीफ। अगर उसको लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने गलत किया है तो अपील में आई मैटर, तो ही कैन रिवाइज और गिव द रिलीफ टू द क्लाइंट, टू द असेसिंग। अगर आप ये कमिश्नर अपील के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो, यू कैन गो टू द, इनकम टैक्स की अलग से कोर्ट बनी हुई है जिसका नाम है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सी इट हैंडल्स द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर। कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर पास किए वो ऑर्डर को रिवाइज करने का काम, वो ऑर्डर करेक्ट है या नहीं, वो चेक करने का काम इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल करता है। यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, वहां पे अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को अपील में ले जा सकते हो। दैट इज द सब्सिक्वेंट ऑफ द लॉ अराइजिंग और द ऑर्डर इश्यूड बाय द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। हाई कोर्ट की कोई डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो देखो now there are some key provisions are mentioned. So income tax authorities exercise their power under the provisions of the income tax. Income tax act के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अलग अलग पावर दिए गए। तो मेनली उसके पावर में क्या क्या आता है, एक काम उसका क्या है, असेसमेंट का। ऑथोरिटीज असेस द टोटल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर की इनकम असेस करते हैं। दे इश्यू द नोटिस इश्यू करने का उसके पास पावर है। तो असेसमेंट से रिलेटेड इनकम टैक्स ऑफिसर के पास क्या पावर है, वो आपका असेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा पावर इनकम टैक्स ऑथोरिटीज को क्या दिया, सर्च एंड सीजर।
मतलब आपके घर पे आके वो सर्च भी कर सकते हैं, सीजर मतलब वो प्रॉपर्टी लेके भी जा सकता है। तो सी empowers to conduct the searches at the premises and says the unaccounted assets document and record and used in the cases where suspected tax evasion, okay, और possession of the undisclosed income, आपके पास बहुत सारी इनकम है जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसी इनकम को जब पूछी जाती है तब ये सर्च एंड सीजर का पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज करता है। सर्वे भी करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, सर्वे। तो सी सर्वे के अंदर भी क्या है, वो आपके प्रीमाइसिस में आके आपको बोलेगा कि ये दिखाओ वो दिखाओ। इट इज नॉट लाइक अ रेड, बट ही कैन आस्क फॉर द वेरियस डॉक्यूमेंट। तो कंडक्ट द बिजनेस प्रीमाइसिस, देखो कंडक्टेड द बिजनेस प्रीमाइसिस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन regarding the tax compliances. It enables the authority to inspect the books of account and other relevant document. वो आके आपके यहाँ सर्वे कर सकता है। और देखो वो आपको समन्स भी इश्यू कर सकता है। अथॉरिटी कैन समन द इंक्वायरी। समन का मतलब आपको नोटिस आएगी, आपको जाके उधर मिलना है। एनफोर्स द अटेंडेंस, पे यहाँ आके आप मिलो। डिमांड बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ आके आप दिखाओ। तो इससे क्या होगा, यूजफुल फॉर वेरीफाइंग द कॉम्प्लायंसेस एंड रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट यहाँ से सॉल्व होगी। देखो रेक्टिफिकेशन एंड रिवीजन, इनके पास ये भी पावर है कि भाई आपने कोई मिस्टेक की है वो रिवाइज कर सकते हो, ओके। और रिवाइजिंग द ऑर्डर्स, आगे की कोई अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर को रिवाइज करने का पावर भी है इनके पास, ओके। प्रोसिक्यूशन, देखो आप पे पेनल्टी डाल सकते हैं आपको। देखो प्रोसिक्यूशन में क्या होता है कि भाई इंस्टिगेटिंग द प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेस सच एज विलफुल इवेजन ऑफ द टैक्सेस एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपने किए, अपने विलफुल टैक्स पे किया तो प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन में क्या हो सकता है कि आपको पेनल्टी बोल सकते भरने के लिए बोल सकते हैं, आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए बोल सकता है। तो इम्पोजिंग द पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन में क्या होगा, पेनल्टी लगाएंगे आपको, ओके। अगर आपने ज्यादा टैक्स पे किया है तो उसको रिफंड करने का पावर किसके पास है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास। द अथॉरिटीज आर एम्पावर्ड टू ग्रांट द रिफंड, ओके। देन अपील एंड डिस्प्यूट, तो अगर डिस्प्यूट है तो आप अलग अलग अथॉरिटी के पास डिस्प्यूट में के केस में क्या कर सकते हो, मैंने आपको ऊपर बताया वही है, ठीक है। दिस वाज द various income tax authorities that you can just go through, okay. So today we have completed the 4th unit, all the chapters, okay. So with this I declare that your syllabus for the subject direct tax laws is over, okay. If you have any doubt, any question, you can ask me, okay. So see, hello, am I audible? Hello, Yes, sir. Yes, sir. okay. Yes, So now, see, now probably if you have any doubt, you can ask me, you can call me, okay. But it is a request that, see, I will, from my end, only one point is remaining that I know, that is, जो क्लबिंग ऑफ इनकम का एक सम मैंने करवाया था क्लास में, GF9 में तो करवाया है, नीचे की क्लास में भी करवाया है। उसमें जो जो बैठे उन्होंने तो करेक्शन कर दिया, जो नहीं थे उनको मैंने बोला था कि भाई मैं आपको एक ये सम रिवाइज करके भेजूंगा, वो भेजने का बाद। तो मटेरियल सिर्फ मेरे एंड से एक ही बाकी है, दैट आई विल गिव यू टू नो। अदरवाइज मेनी स्टूडेंट्स आर सेंडिंग सम मटेरियल, आपको मटेरियल બધું મટીરીયલ આપી દીધું છે। So from my end nothing is pending, okay. Now first of all, before just a minute, let me stop the recording first. Yes.